नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 1 भाग 2 भोजन, यह कहाँ से आता है। पिछले भाग में हमने यह जाना था कि हम जो भोजन करते हैं वह अलग अलग प्रकार का करते हैं, और हमने यह भी जाना था कि जो भोजन हम करते हैं वह अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का खाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का भोजन भी खाया जाता है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, इसके बारे में हम जानेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पौधों से उगी हुई चीज़ों को ही खाते हैं। जैसे कि हम शाम या सुबह के भोजन की बात करें तो अगर हम रोटी खाते हैं, चाहे हम सब्ज़ी खाते हैं, चाहे हम चावल खाते हैं, तो चावल भी खेतों में उगाया जाता है, गेहूं को भी खेतों में उगाया जाता है। और जो हम सब्जियां खाते हैं, भिंडी है, बैंगन है, तो इन सब्जियों को भी खेतों में ही उगाया जाता है। तो जो पौधे होते हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। मुख्य रूप से हम पौधे से उगने वाली चीज़ों को खाते हैं। अगर हम बात करें चावल की, तो अगर हम जैसे चावल बना रहे हैं तो चावल बनाने के लिए हम आलू, टमाटर, हरी मिर्ची डालते हैं, तो यह भी पौधे से उगने वाली या पौधे से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। हम पौधे के कौन से भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? जैसे कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियों को खाते हैं। सामान्यतः हम पत्तियों के रूप में पालक खाते हैं, और मेथी खाते हैं, धनिया खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तो कभी हम तने तथा कभी हम पुष्प के भोजन के रूप में खाते हैं। तो जैसे कि बात करी है, पत्तियों के रूप में भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। फलों के रूप में जैसे टमाटर को खाते हैं, बैंगन को खाते हैं। कभी हम जड़ तथा कभी हम तने के रूप में, जैसे जड़ के रूप में अदरक, शकरकंदी, गाजर, मूली, अरबी, इन सभी को जड़ के रूप में खाया जाता है। तने के रूप में जैसे कि हम आलू को खाते हैं, तथा पुष्प के रूप में भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पीटी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाई है? सामान्यतः हमारे इधर सीताफल के फूल या फिर कांसी फल के फूल नहीं उगते हैं, तो सीताफल के जो फूल हैं उनको चावल की पीटी, जो पीसे हुए चावल होते हैं, उनको पानी में भिगोकर घोल बनाया जाता है और उसके अंदर उन फूलों को डाल करके उनकी पकौड़ी बना के खाई जाती है। हमने यह चीज़ नहीं खाई है। हमने पालक की पत्तियों को बेसन के घोल में डुबोकर पालक की पकौड़ी बनाकर ज़रूर खाई है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज, जो सरसों होती है जिसको हम राई बोलते हैं सामान्यतः भाषा में, तो उससे हमें तेल भी प्राप्त होता है। राई का तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल। वह इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए होता है। ज़्यादातर पंजाब की तरफ सरसों की सब्ज़ी खाई जाती है मक्के की रोटी के साथ में। सरसों का पौधा होता है, उसकी पत्तियों की सब्जी बनती है जो मक्के की रोटी के साथ में खाई जाती है, और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए होता है, और बीजों को तेल के अंदर तड़के में भी डाला जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ। तो केले के पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। केले को फल के रूप में खाया जाता है, और केले की पत्तियों को भोजन में थाली की जगह भी उपयोग किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि केले की पत्तियों पर भोजन लेके खाने से हमारे शरीर के काफ़ी बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक पौधे का चित्र दिया हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। इस पौधे के अंदर हमें जड़ें, पत्तियाँ, तना, फूल तथा फल दिखाई दे रहा है। यह राई के पौधे का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है, फूल भी दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के, क्योंकि सरसों के पौधे के जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, और जो राई है वो फलियों के अंदर लगती हैं छोटे छोटे दानों के रूप में। और इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनकी सब्ज़ी बनाकर खाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं।
जैसे कि हम बात करें लहसुन की, तो जो लहसुन का पौधा होता है, तो लहसुन की जो जड़ों में है लहसुन उगता है, तो उस लहसुन को हम सब्जी में डाल के खाते हैं और उसकी पत्तियां भी सब्जी में डाली जाती हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। हमारे घरों में आसानी से मूंग और चने के बीज उपलब्ध होते हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, एक दिन के लिए छोड़ दें और अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें या फिर इन्हें गीले कपड़े में लपेट कर अलग रख दें। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? यह चीज़ हम कई बार दोहराते हैं। हम देखते हैं कि हमारी माताजी मुख्यतः मूंग की दाल या फिर मूंग की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हैं। तो मूंग की सब्ज़ी को बनाने से पहले मूंग को भिगोया जाता है। तो हमको 2 मुट्ठी मूंग लेने हैं और उसको रात भर पानी में भिगो देना है और सुबह जब वो अच्छी तरीके से फूल जाते हैं तो उन मूंगों को किसी गीले कपड़े में लपेट कर बांध देना है और कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। थोड़े समय पश्चात हम देखेंगे कि मूंग के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की संरचना दिखाई देती है। यह मूंग का अंकुरण कहलाता है। बीजों से बाहर निकल जाती है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और इन्हें गीले कपड़े में ढककर अगले दिन फिर से छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। अगर हम मूंगों को ऐसे भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं तो एक फूले हुए मूंग की अपेक्षा दूसरे इस अंकुरित मूंग में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और इनमें कुछ मसाले मिलाकर, जो ये मूंग है इसमें हम कुछ मसाले मिलाकर भी खा सकते हैं। तो एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। ज़्यादातर मूंगों को भिगो करके या फिर उबाल करके और उसकी भेल बना के खाई जाती हैं अल्पाहार के रूप में। यह बहुत पौष्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूंग होते हैं, मूंग के अंदर प्रोटीन होता है कि जो जितनी भी दालें हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी होता है। जो लोग जिम जाते हैं तो वो भी ज़्यादातर मूंगों को खाते हैं या फिर चने को खाते हैं, क्योंकि दाल चाहे कोई भी हो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। जैसे कि यहाँ चने का चित्र दिया हुआ है, चने को भी अंकुरित किया हुआ है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बताइए? या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? तो हम कहेंगे हाँ, हमने मधुमक्खी का छत्ता भी देखा है, मधुमक्खियों को भी देखा है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, इकट्ठा करती है। मकरंद का मतलब होता है फूलों का रस। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। हम देखते हैं जैसे कि हर एक सीज़न में अलग अलग प्रकार की सब्ज़ी आती है, तो वैसे ही फूलों की खेती की जाती है अलग अलग समय में। तो कुछ समय ऐसा होता है जिसमें फूल नहीं उगते, कुछ समय में फूल लगते हैं। तो मधुमक्खियाँ जब फूलों की खेती होती है या फूल उगे हुए होते हैं जिस मौसम में, तो उस समय वो फूलों का रस एकत्रित करती हैं और उसका भंडारण करती हैं, इकट्ठा करती हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, एक चित्र में मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, मधुमक्खियाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है। यह मधुमक्खियाँ फूलों से रस ले के आकर के मकरंद से शहद बनाती हैं और इस शहद को भंडारित करती हैं ताकि वह साल भर इसका भोजन कर सके और इसी शहद का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वह पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। शहद को अलग अलग रूपों में भी खाया जाता है, जैसे कि कोई ब्रेड के साथ खा रहा है, कोई पानी में घोल के पी रहा है, तो कोई किसी मिठाई में शहद का प्रयोग करता है। तो अलग अलग प्रकार से शहद को खाया जाता है और यह शहद मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने घर में कोई ऐसे पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। सामान्यतः पशुओं को पाला जाता है जिसमें गाय भैंस को ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है क्योंकि ये दुधारू पशु होते हैं और
कुछ लोग कुत्ते बिल्ली को भी पालते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपके ये जो पालतू जानवर है ये क्या क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते हुए देखा है? तो हम कहेंगे हाँ, काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम कुछ न कुछ खाते हुए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, जीव का नाम दिया हुआ है भैंस। तो खाया जाने वाला भोजन, तो भैंस एक तो घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, उसकी पत्तियाँ खाती है। जैसे कि यहाँ बिल्ली दी हुई है, बिल्ली में छोटे, जैसे बिल्ली छोटे जानवरों को खाती है, पक्षियों को खाती है और दूध पीती है। जैसे कि नाम दिया हुआ है चूहा, तो चूहा रोटी भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, चीज़ भी खाता है, छोटे छोटे धान के टुकड़ों को भी खाता है। शेर एक मांसाहारी जानवर है, तो ये मांस का सेवन करता है। बाघ भी मांसाहारी जानवर होने के कारण मांस का सेवन करता है, दूसरे जीवों को खाता है। मकड़ी अपने जाले में छोटे छोटे जीवों का भक्षण करती है जो उसके जाले में फंस जाते हैं। छिपकली भी छोटे छोटे जीवों को खाती है, कीट पतंगों को। और गाय घास खाती है, रोटी खाती है, खली खाती है, अनाज और उसकी पत्तियों को खाती है। हम यहाँ देखते हैं कि फिर से सारणी 1.5 को हमने ध्यान से देखा। इसमें अलग अलग जंतु थे। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम थे जो केवल पौधों के उत्पादों को खाते हैं, कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ से उगने वाली चीज़ों को खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो सिर्फ पादप उत्पाद यानी पेड़ से उगने वाली चीज़ों को खाते हैं तो उन्हें शाकाहारी जानवर कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो ऐसे प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहा जाता है। और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो दूसरे जानवरों को तो खाते ही हैं और साथ में पादप उत्पाद भी खाते हैं, तो ऐसे जानवरों को सर्वाहारी जानवर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी में नाम दिया हुआ है गाय, मांसाहारी में शेर, सर्वाहारी में कौवा। तो यहाँ पे 2 कॉलम खाली छोड़ के रखे हैं। तो शाकाहारी जानवरों में जैसे मैं एक नाम बताती हूँ, खरगोश। मांसाहारी में जैसे कि बाघ, सर्वाहारी में जैसे कि मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होता है क्योंकि वह दूसरे जानवरों को भी खाता है, मांस मच्छी खाता है और पादप उत्पाद को भी खाता है। जिसका अभी हमने अध्ययन किया उसके अनुसार यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, गाय, बिल्ली, कुत्ते व खरगोश द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम लिखिए। जैसे कि गाय क्या खाती है वह लिखना है, बिल्ली क्या क्या खाती है वह लिखना है। मधुमक्खियाँ शहद का भंडारण क्यों करती हैं? कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के अंदर शहद को इकट्ठा क्यों करती हैं, उसका कारण बताना है। पौधे के कौन कौन से भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लिखिए। धन्यवाद।